वहीम यकना वदुआ यकनस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम लोग 9.2 ए प्रॉब्लम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सॉल्व करने जा रहे हैं मीग्स एंड मीग्स की बुक से। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। फर्स्ट रीड द प्रॉब्लम। Swenson's and Hiller Incorporation purchased a new machine on September 1, 2008 at a cost of 1,08,000. The machine estimated useful life at the time of purchase was 5 years. Estimated useful life 5 years है and its residual value 8,000. सो ये क्वेश्चन था। अब इसकी इंस्ट्रक्शंस हम रीड करते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। प्रिपेयर अ कंप्लीट डेप्रिसिएशन स्केड्यूल बिगनिंग विद कैलेंडर ईयर 2008 से शुरू करना है। अंडर ईच ऑफ द मेथड लिस्टेड बिलो अज्यूम दैट हाफ ऑफ ईयर कन्वेंशन इज यूज। तो इन तीनों मेथड से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है और याद रहे तीनों मेथड में हाफ ऑफ ईयर कन्वेंशन यूज़ करनी है। स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स आपने याद रखना है। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सारा डाटा आपके पास है, अब हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। लेट्स सी। सो 1,08,000 कॉस्ट वैल्यू है, 5 ईयर है, रेजिडुअल वैल्यू है। जब भी क्वेश्चन पेपर में स्टूडेंट्स हमें डेप्रिसिएशन निकालनी हो तो परसेंटेज गिवन होती है। इस सवाल में परसेंटेज नहीं, तो फिर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे और ये फार्मूला याद रखिएगा। कॉस्ट वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो यहाँ पे आपकी एसेट की वैल्यू 1,08,000 है। रेजिडुअल वैल्यू का मतलब है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप मीन रद्दी की कीमत। ऐसी वैल्यू जिसके बाद वो एसेट इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता, उसे रेजिडुअल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 ईयर गिवन है। इस पर डिवाइड किया तो आपके पास जो एनुअल डेप्रिसिएशन आई है, जो साल की डेप्रिसिएशन है, वो 20,000 आ गई है। ठीक है, सालाना जो डेप्रिसिएशन है वो 20,000 आ गई है। अजान स्टार्ट है, इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। अजान सुने। अल्लाह ताला अजान की बरकत से हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। अच्छा जी, स्टार्ट कर लेते हैं कि हमने ये डेप्रिसिएशन निकाली। ये डेप्रिसिएशन निकालने का फार्मूला है, एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का फार्मूला है अगर क्वेश्चन में परसेंटेज ना हो। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड का आपको मतलब बताया हुआ है इनिशियल लेक्चर में कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन फिक्स रहती है। मतलब हर साल एक जैसी ही लिखनी है। 20,000 आई है, हर साल 20,000 ही लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, सबसे पहले 2008 से शुरू करना है। हमारी डेप्रिसिएशन यहाँ पे ये डेप्रिसिएशन स्केड्यूल है। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है डेप्रिसिएशन स्केड्यूल और ईयर्स लिखने हैं सबसे पहले। फिर डेप्रिसिएशन जो एनुअल होगी वो लिखी जाएगी। अकोमुलेट जो सब सालों की जमा होती है वो लिखी जाएगी और यहाँ पे बुक वैल्यू यानी बैलेंस लिखा जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने मैंने जैसे कि बताया एनुअल डेप्रिसिएशन 20,000 आ गई। हमने लिखना तो 20,000 था यहाँ पे, लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखें तो वहाँ पे हाफ ऑफ ईयर, ये देख सकते हैं हाफ ऑफ ईयर यहाँ लिखा हुआ है कन्वेंशन मेथड। इस वजह से हमने यहाँ पे जो सॉल्यूशन किया है, हर साल हमने 20 ही लिखना था, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट हमने 10,000 लिखा है, यानी हाफ कर दिए। ठीक है, यानी 6 में से 12 में से 6 बनते हैं मंथ। हाफ को इतना ही कहते हैं ना, या 1/2 लिख लें, एक ही बात है। तो डेप्रिसिएशन 10,000 आ गई पहले साल। अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 10,000 आ गई क्योंकि पहला साल है अभी। इसके बाद बुक वैल्यू जो है वो पीछे 1,08,000 में से 10,000 निकाले, 98 रह गई। इसी तरह अब हर साल 2019 में भी 20,000 लिखेंगे, 2010 में भी 20,000 लिखेंगे, 11 में भी 20,000 लिखेंगे, 12 में भी 20,000 लिखेंगे और इसी तरह अब हर साल आप 20,000 ही लिखेंगे डेप्रिसिएशन। अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको पता है 10,000 अगले साल 20 आई तो 30 होगी। अब 98 में से 20 निकालें तो 78,000 रह जाता है।
यानी आपने बैलेंस में से जो इस साल की डेप्रिसिएशन है वो माइनस करते जाना है। अब 78 में 50,000 निकालें तो 58,000 रह जाता है, 78,000 में 20,000 निकालें तो फिर 58 में 20,000 निकालें तो 38 रह जाता है। यानी हर साल डेप्रिसिएशन 20,000 है। तो ये जो सेंटर में आपने लिखा हुआ है ये बेसिकली यहाँ पे आप बस अकोमोलेट करते जाएं। तो ये था स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको आपने ही सीधा लिखना है। नेक्स्ट मेथड जो हमसे कहा गया है वो 200% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। तो यहाँ पे परसेंटेज दी हुई है, ठीक है, यहाँ फार्मूला नहीं आएगा। 200% है तो टोटल ईयर कितने हैं, तो आप याद रखें 5 ईयर दिए हुए हैं ना एस्टीमेट, तो इसे 200 को 5 पे डिवाइड कर लेना है 200% को, तो वो 40% आएगा। तो अब हर साल आपने 40% डेप्रिसिएशन लेनी है। तो हर साल 40% लेंगे, यानी 1,08,000 दिया हुआ है ना शुरू में, फिर वैसे ही स्केड्यूल बनाना है आपने, ठीक है। 2008 आपने लिखा है तो 1,08,000 का 40% लिया है और फिर 1/2 किया है। 1/2 क्यों किया है? हाफ ऑफ ईयर कन्वेंशन के लिए। तो ये फिक्स मेथड नहीं है, डिक्लाइनिंग है, तो इसीलिए आपने 1/2 किया तो 21,000 आ गया, ये लिखा। पीछे 1,08,000 में से ये माइनस कर दें तो 86,400 आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह 86,400 रह गया, ये हमारा बैलेंस है। इसके ऊपर अब क्योंकि डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में जो बैलेंस आता है उसके ऊपर परसेंटेज लेते हैं, ठीक है। फिक्स मेथड में तो ये होता था हर साल सेम रहती थी, लेकिन यहाँ पे ये करना है आपने, जो बैलेंस आएगा उसके ऊपर परसेंटेज लेनी है। अब 86,000 पर आपने 40% लिया तो कैलकुलेटर पे करके देख लें, यही आएगा 34,560 और अकोमोलेट एप्रिसिएशन ये दोनों मिला के 56,160 आ जाएगा, जबकि पीछे जो वैल्यू बच जाएगी 51,840 बच जाएगा। अब आपने करना क्या होता है, 86,000 में से जो डेप्रिसिएशन है वो माइनस करते जाना है, तो पीछे ये वैल्यू रहेगी। इसी तरह बच्चे 51,840, इसका 40% आपने लेना है। क्या कह रही बेटा? अभी मैं काम कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब आता हूँ मैं अभी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। यहाँ पे अब 31,104 आ रहा है ना, तो फिर 40% लेना है, यानी अब बैलेंस के ऊपर 40% लेते जाना है और उसे माइनस करते जाना है। 31,10 पे आप माइनस करते जाएं डेप्रिसिएशन को, तो हमारे पास 86,62 रह जाएगा, ठीक है। तो ये हर साल अब आपने माइनस ही करना है। तो अब करना क्या है, टोटल 5 साल है। अब देखें इसके ऊपर भी आपने 40% ले लिया, तो आपके पास अब जो रहेगी वैल्यू वो बैलेंस रह गया 11,197। अब लास्ट पे आपने क्या करना है, क्योंकि 5 साल पूरे होने लगे हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि पहला हाफ ईयर है तो लास्ट वाला भी आप हाफ ही करना था, लेकिन हुआ ये कि आपने ये हाफ क्यों नहीं किया, उसकी वजह ये है। देखें अगर आप गौर करें तो 2013 में आपके पास 2012 में एंड पे ये रह गया। तो आपने सवाल पढ़ा था ना शुरू में, एंड पे आपके पास वैल्यू कितनी बच जाती है? 8,000। तो आपने क्या करना है, एंड पे जो वैल्यू बच जाती है वो 8,000 ऐसे ही लिख लेना है, क्योंकि एंड पे 8,000 बचता है। तो इन दोनों का अगर आप माइनस कर लें, यानी 11,197 माइनस 8,000, तो पीछे ये बच जाता है 3,197। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2013 में इतनी डेप्रिसिएशन हुई होगी, बात समझ रहे? 3,197। तो ये याद रखिएगा, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में लास्ट में अगर हाफ ऑफ ईयर हो तो वो करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस इन दोनों को माइनस कर लेना है, जो एंड पे वैल्यू बच जाती है उससे, और फिर आपने ऐसे ही लिख लेना है। इसी तरह बच्चे 150% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है, इसमें भी अगेन 5 ईयर दिए हुए हैं, 5 पे डिवाइड किया 30%। तो ये दोनों मेथड सेम है बेटा, ये आपने इसकी वर्किंग कर लेनी है, ठीक है। ये आपके सामने वर्किंग की हुई है तफसील के साथ, और ये आपने इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो
ये आपके सामने तीनों मेथड से क्वेश्चंस किया गया है, ठीक है। तीनों मेथड से मैंने इसको सॉल्व कर दिया है हमने। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड में एक यहाँ पे लिखते हुए गलती हो गई है, उस गलती को ठीक कर देता हूँ मैं कि जहाँ पे पहले साल हाफ था तो एंड पे भी हाफ ईयर कन्वेंशन करनी थी। ये 20,000 नहीं आ सकता क्योंकि ये हमने हाफ ऑफ ईयर कन्वेंशन मेथड है। तो 1 2 3 4 5 साल, ये हाफ है तो लास्ट वाला भी हाफ होना है, ठीक है। इसका 1/2 करें, हाफ करें तो 10,000 आता है, यानी यहाँ पे 10,000 आपने लिखनी है, ठीक है। 90 और 10 फिर लाख हो जाएगी एकोमुलेट और 8,000 रुपया बच जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है बच्चे। तो ये था हमारा प्रॉब्लम 9.2 ए और इसमें ए पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। तो अब हम बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। बी पार्ट में उसने क्या कहा हुआ है वो भी देख लेते हैं। Which of the three methods computed in part A is most common for financial reporting purposes? Explain. कौन सा तीनों में से मेथड है जो सूटेबल है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए? Above three methods computed in part A, the straight line method is more consistent for financial reporting because the value of depreciation remain fixed for every financial year. तो ये आपने आंसर इस तरह मेंशन कर लेना है, ठीक है, कि फाइनेंशियल ईयर के वाले से ये मेथड फिक्स रहता है, इसीलिए इसको हम सूट चूज़ कर लेंगे। तो इसी तरह हम लोग अगर सी पार्ट को भी देख लें साथ साथ। अज्यूम डैट स्वैनसन हीलर सेल्स द मशीन ऑन December 31, 2011। फॉर एग्ज़ाम्पल वो 31 दिसंबर 2011 को मशीन सेल करता है 28,000 रुपये की कैश में। कंप्यूट द रिजल्ट गेन और लॉस फ्रॉम द सेल अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग डेप्रिसिएशन मेथड यूज इन पार्ट ए। तो पार्ट ए में वो कह रहा है यहाँ पे 2011 में ना, 2011 में मशीन वो 28,000 रुपये की सेल कर रहा है। तो आपने ना हर मेथड का 2011 में देखना वैल्यू कितनी थी। इसमें 38,000 है। अगला मेथड तो उसमें भी देख लें, उसमें 18,000 है 62। तो तीसरे में भी आप देख लें 31,487। आपने क्या करना है, इस तीनों मेथड की वैल्यू को पहले लिख लेना है जो 2011 में वैल्यू बनती है। स्ट्रेट लाइन मेथड में 38,000 वैल्यू बनती थी, लेकिन आपने कितने की सेल कर दी मशीन? 28 की। इसका मतलब है 10,000 लॉस हो रहा है, यही बात बनती है ना। 10,000 आप लॉस पे बेच रहे हैं मशीन, जबकि आपका जो 200% बैलेंस मेथड है उसमें वैल्यू बनती है उस डेट को 2011 में 18,662 बनती है, लेकिन आपने 28,000 का बेचा। इसका मतलब है आपको गेन हुआ है, आपने 18,000 की चीज़ को 28,000 में बेच दिया है। 9,338 आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, ये इसका मतलब है। इसके बाद 150 डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में देखें तो 31,487 के हवाले से वैल्यू बन रही थी 2011 में, लेकिन आपने 28,000 रुपये का बेचा, तो ये लॉस बन रहा है। यानी आपने महंगी थी वैल्यू मशीन की उस टाइम, लेकिन आपने 28,000 रुपये की बेच दी। तो बेटा ये था प्रॉब्लम 9.2 ए। 9.2 बी सेम प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व खुद करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे लाजमी पूछें इसके हवाले से। सो ये क्वेश्चन था कंप्लीट, इसमें काफ़ी चीज़ें सीखने को हैं और आपने इसको अच्छी तरह नोट डाउन करें। तो आप इसके हवाले से अगर कोई भी क्वेश्चन होगा आपने लाजमी पूछना है।